आज एक बार फिर से मेरे बायोलॉजी की क्लास में आप लोग का स्वागत है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए की आणविक संरचना के बारे में। आज तक हमने अधिकतर ये पढ़ा है, जाना है कि डीएनए नाभिकीय अम्ल होता है, जो कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। वास्तविक में इसी डीएनए के बारे में मैं आप लोग को बहुत सारी जानकारी आपको पिछले वाले वीडियो में दे चुका है। इसमें से डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसका खोज फ्रेडरिक मिस्टर ने सबसे पहले किया था, उसका नाम क्या दिया था, न्यूक्लियन नाम दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो वास्तविक में जो डीएनए था, जो नाभिकीय अम्ल होता है, वो दो टाइप के होता है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। तो आज हम लोग जानने वाले हैं डीएनए के बारे में। ठीक है, चले। डीएनए वास्तविकता में उनकी संरचना होती है, उनकी खोज सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक ये दोनों वैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डीएनए की खोज किया था, डीएनए मॉडल तैयार किया था। ठीक है, सन था उसमें 1953। ये 1953 में इन्होंने इस मॉडल को बनाया था। ठीक है, और इसी कारणवश सन 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, इन्होंने खोज किया, मॉडल का तैयार किया 1953 में, और इनकी जानकारी उन्होंने विश्व को दिया, इनकी जानकारी दुनिया को बताया। तत्पश्चात इनको सन 1962 में नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था, नवाजा गया था। और इसी कारण से आपके जो डीएनए मॉडल जो होता है, डीएनए की जो आणविक संरचना होती है, ठीक है, उनको डायरेक्ट वाटसन और क्रिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि हमको पता है, जब कोई वैज्ञानिक खोज करता है तो उस वस्तु को या उस खोज को क्या देता है, अपना नाम देता है। तो इन्होंने डीएनए मॉडल जो होता है उसको कौन सा मॉडल के नाम से जाना गया, डीएनए मॉडल के नाम से जाना गया। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि वास्तविक में जो डीएनए की संरचना होती है वो कैसे होती है। इनका स्ट्रक्चर काफी सरल है, आप लोग इसको आसानी से बना पाएंगे। ध्यान से देखना, मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ उस प्रकार से यदि इसका प्रोसीजर आप लोग करेंगे तो आसानी से आप लोग भी बना पाएंगे। ठीक है, चलिए। ये जो डीएनए जो होता है वो अधिकतर सामान्यतः कैसा होता है, सीढ़ीनुमा होता है। सीढ़ीनुमा होता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, एकदम सामान्य डायग्राम आपको बनाने हैं। इस प्रकार से सीढ़ीनुमा होना है, मतलब सीढ़ीनुमा ही रहेगा इस प्रकार से। ये इस प्रकार से इनकी जो संरचना होती है वो डबल स्ट्रैंड होती है। डबल स्ट्रैंड आपको समझ में आना चाहिए कि डबल स्ट्रैंड क्या होता है, किस प्रकार से ये दिखाई देने वाला है। ठीक है, चलिए। ये रहा आपका डीएनए मॉडल। सामान्य रूप से इस प्रकार, इसी प्रकार से ही रहने वाला है, कोई दूसरे तरीके से रहने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए। सामान्य संरचना बहुत ही सिंपल सा संरचना है, जिसको आप आसानी से सामान्य भाषा में समझा सकते हैं। इसके मध्य में ये जो सीढ़ीनुमा पंक्ति होती है वो पॉलीन्यूक्लियाइड श्रृंखलाएं होती है। पॉलीन्यूक्लियाइड श्रृंखलाएं, मैं इसकी जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से इनकी श्रृंखलाएं आपस में वो चैनबद्ध रहती है। आप इधर भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे श्रृंखला नहीं पाई जाती। पॉलीन्यूक्लियाइड चैन जो होती है वो सब जगह पाई जाती है। इनके लक्षण के बारे में जानना चाहेंगे तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, डीएनए जो होता है, जो दो स्तरीय होता है, दो स्टैंड का बना होता है, डबल स्टैंड होता है। इसमें कितने स्टैंड होते हैं, दो स्टैंड होते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है, इसमें कितने स्टैंड होने वाले हैं, दो स्टैंड होते हैं। दिख रहा है आपको, सामने दो स्टैंड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें जो डीएनए जो होते हैं उसमें ये जो दिख रहा है आपको, वही होती है पॉलीन्यूक्लियाइड चेन। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियाइड चेन के माध्यम से इनको आपस में जो श्रृंखलाएं होती है वो आपस में
बनी होती है। तो आप इसमें बताओगे कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। दूसरा होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला पाई जाती है। यहाँ पे दिख भी रहा है हमको कि यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। ये जो दोनों होते हैं, दोनों जो सीढ़ियां जो होती है इस प्रकार से आपस में बन रहा है, वो आपस में एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं। एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं का मतलब होता है कि जब ये एक पंक्ति का तीसरा सिरा तो दूसरा पंक्ति का कौन सा सिरा, पांचवा सिरा उसके समीप में होता है, और यदि दूसरे का पांचवा सिरा है तो इधर का कौन सा सिरा, पहला सिरा क्या होने वाला है, तीसरा जो है कार्बन परमाणु की संख्या होती है वो समांतर होता है, और ये आपस में स्वतंत्र होता है। ठीक है, चलिए, तो मैं बोला क्या चीज, प्रति समांतर। प्रति समांतर का मतलब ही वही होता है कि तीसरा सिरा है वह 5 सिरा आपस में पास पास होते हैं। क्लियर है? चलिए, आपको बताने में आसानी हो इसलिए मैं ये सारा चीज बता रहा हूं आपको। इस चौथी बात, ये सारे जो होते हैं वह आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कौन सा बॉन्ड से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से आपस में कैसे होते हैं, ये जुड़े होते हैं। तो इसमें कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। फास्फोडाइएस्टर बंध इनके मध्य पाया जाता है। ये भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पाए जाने वाले बॉन्ड होते हैं वो फास्फोडाइएस्टर बंध के माध्यम से जुड़ा जाता है, लेकिन इनकी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है वो उसके मध्य में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। पांचवा, ये कैसा दिख रहा है? एक सीढ़ीनुमा संरचना है। ठीक है, सामान्य रूप से आप ये जो आपको चीजें दिख रही है उन्हीं चीजों के बारे में आपको बताना है। सीढ़ीनुमा संरचना इसमें पाया जाता है। सीढ़ीनुमा संरचना पाया जाता है, साथ साथ इसके जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है उन्हीं के बारे में बात किया जा रहा है। ये जो आपके सर्पिलाकार का संरचना है उसके बारे में बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो इस प्रकार से आपको संरचना ऐसा बना हुआ है, ठीक है, वहां पे ये जो संरचना है वो कैसा दिखाई दे रहा है? सीढ़ीनुमा दिखाई दे रहा है। उसी सीढ़ीनुमा संरचना के बारे में बात किया जा रहा है। चलिए, अब ये जो सीढ़ीनुमा संरचना होती है, यही सीढ़ीनुमा जो संरचना होती है, इस डीएनए की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे उस सीढ़ीनुमा संरचना जो न्यूक्लियोटाइड्स की है उनकी संख्या होती है, कितनी होती है? यहाँ पे 10 होती है। तो आपको बता देना है कि यहाँ पे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोटाइड होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। 10 न्यूक्लियोटाइड। चलिए, कॉमन सा बात है। आगे बात करते हैं। इसकी जो लेंथ होती है, इनकी जो लंबाई होती है, 2 डीएनए खंडों के बीच की लंबाई जो होती है इतनी हम बात कर सकते हैं। तो इनकी जो लंबाई होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। तो आप यहाँ पे बता सकते हो, पांचवा पॉइंट आप लोग दे सकते हो। चलिए, पांचवा पॉइंट मैं नीचे ऊपर की ओर दे रहा हूं फिर से, छठवां, सातवां। ठीक है, ये जो होता है वह होता है, कितना बताया मैं, लंबाई इनकी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। दूसरी बात है, नेक्स्ट बात होती है, इनका जो व्यास होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। व्यास का मतलब इन दोनों का ये जो व्यास है उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो इनका व्यास कितना होने वाला है? 20 एंगस्ट्रॉम होने वाला है। आप इसको बोलना चाहो तो चौड़ाई भी आप लोग बोल सकते हो। तो ये कितने होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, ठीक है, जिसमें इनकी जो संरचना होती है उनमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो पाए जाते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम
होती है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आगे ये बढ़ते जाएगा, इतने सारे लक्षण आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि आप उन लक्षणों को भी इसमें दे सकते हैं, जिसमें से ये वो लक्षण है जैसे कि आप हमेशा बात करते हो एडेनिन हमेशा किससे जुड़ने वाले हैं, थायमिन से, तथा साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ने वाले हैं, ग्वानिन से ही जुड़ने वाले हैं। ठीक है, जुड़ता है, आप यहाँ पे स्पष्ट बताओगे। नेक्स्ट बात आती है चलिए इतने लक्षण आपके पास बहुत ज्यादा है, आप यदि डीएनए किसी डीएनए खंड के बारे में इतनी बातें आप बताते हैं तो ये बहुत बड़ी बातें होती है। चलिए हम बात करते हैं एक नए चीज इन्हीं के बारे में बताएंगे। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है, जबकि साइटोसिन हमेशा थायमिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि यदि मैं एक चैन देता हूं, श्रृंखला देता हूं, चलिए यहाँ पे दे दिया गया CTAAT, तो दूसरा तरफ जो चैन श्रृंखला जो बनने वाली है वो बनेगी इसी में, क्योंकि C जो जुड़ता है वो किससे जुड़ता है, G से, T है वो A से, A है वो T से, A है वो T से, T है वो A से। तो इस प्रकार से एक नया चैन आपको मिलेगा। दूसरी ओर तो इस प्रकार से डीएनए के सारे श्रृंखलाएं आपको सारे लक्षण और सारे महत्व आपको मैं बता दिया हूं, इस प्रकार से आपके डीएनए का स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं पहले बता दिया था क्या कि वाटसन और क्रिक ने इनको खोज किया, इसलिए इसको वाटसन क्रिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। 1962 में इन्होंने क्या प्राप्त किया, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। मॉडल तैयार किया था 1953 में। तो हमने ये देखे तो 1953 में सबसे पहली बात ये देखे थे कि इनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन की पाया जाता है, वहाँ डबल स्ट्रैंड होता है, आप बताते जाओगे, 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं, सीढ़ीनुमा पाया जाता है। एक एक लक्षण जो आपको इसमें स्पष्ट दिखते जाएंगे, 2 स्ट्रैंड हो गए, आपको 1 और ये 2 दिख रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात है प्रति समांतर होते हैं, 3 और 5 सिरा आपस में पास पास स्थित होते हैं। चौथा यहाँ पे हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कुछ चीजें जो आपको याद करनी है। छठवा, ठीक है, सीढ़ी नुमा, यहाँ पे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है आपके घरों में जो पंक्तिबद्ध सीढ़ी जो होती है उस प्रकार से यहाँ पे सीढ़ी नुमा संरचना पाए जाते हैं। अब हमेशा आपको पहले बता है कि एडेनिन हमेशा थायमिन से और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है। नई चीज जानना है ये है वो आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और ये जो तीनों है वो आपस में किससे, ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ता है। अब नए, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है मैं पहले बता दिया हूं, 3.4 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कितनी है, 10। इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो ये मोस्ट है कि आपको याद रखना है कि जो वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए दिया था उसमें न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, तो इतना काफी है आपके लिए डीएनए की संरचना के बारे में। धन्यवाद।